होली पर भांग की दीवानी देवरानी। बहुत ही अच्छे दिनों पर बहू तू हमारे घर में आई है। होली जैसा त्योहार आने वाला है 2 दिन बाद। होली आने वाली है, ये बात सुनते ही रिया अपने मन में कहती है, अरे वाह, अब तो होली आने वाली है, अब तो मुझे बहुत सारा भांग खाने को मिलेगा। अरे देवरानी जी, अभी से कहाँ खो गई? अभी तो होली आने में 2 दिन बाकी है। फिलहाल तो कल जाकर हमें ढेर सारी शॉपिंग करनी है होली की। चलिए आप आराम कर लीजिए। जाओ शिखा, अपनी छोटी भाभी को उनके कमरे में छोड़ दो। आइए भाभी, मैं आपको छोड़ देती हूँ आपके कमरे में। अगले दिन रिया सभी को अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर खिलाती है, जिसे खाकर ससुराल वाले कहते हैं, बहू खाना बहुत अच्छा बना है। एक काम करना भाभी, होली के पकवान भी आप ही बनाना। जब खाना इतना स्वादिष्ट बनाए तो पकवान कितना स्वादिष्ट बनाओगी आप। अरे बस बस, अगर खाना पीना हो गया हो तो हम देवरानी जेठानी को जल्दी फुर्सत दे दो, क्योंकि हमें होली की शॉपिंग करनी भी जाना है। अरे हाँ हाँ, हमारी तरफ से तो फुर्सत ही है, हमें खाने में और कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों का पेट फुल हो गया है। तुम दोनों देवरानी जेठानी जाओ और होली के त्योहार के लिए शॉपिंग कराओ बाजार से। मम्मी मम्मी, मेरे लिए इस बार होली पर बहुत सारे गुब्बारे और पिचकारी लेकर आना, बंदूक वाली पिचकारी। हाँ हाँ, सब कुछ लेकर आऊंगी, पहले जाने तो दो। अब कुछ ही देर में कोमल और रिया होली के त्योहार की शॉपिंग करने के लिए बाजार जाते हैं। भैया जी, ये लाल पीले गुलाबी कलर के गुलाल के पैकेट कितने के दिए? मैम साहब, ये सभी गुलाल के पैकेट अलग अलग रेट के हैं। कोई 250 तो कोई 350, 300 तो कोई 500 तक के भी हैं। आपको कौन सा चाहिए? भैया, मुझे मिलावट वाला कलर नहीं चाहिए, जिसमें केमिकल की मात्रा बिल्कुल भी ना हो। मुझे वो दे दीजिए, क्योंकि गुलाल बच्चे भी खेलते हैं और बुजुर्ग भी। तो आप एक काम करिए, ये 400-500 वाले गुलाब के पैकेट ले लीजिए। ये सारे गुलाल ऑर्गेनिक हैं, इनमें जरा भी केमिकल या मिलावट नहीं है। अब जहाँ कोमल तरह तरह के गुलाल खरीद रही थी, वहीं दूसरी तरफ रिया भांग के पैकेट को हाथ में पकड़ के दुकानदार से कह रही थी, भैया ये सूखे भांग के पत्ते कितने के दिए हैं, और ये भांग के गोले और ये भांग पाउडर, इनका प्राइस क्या है, जरा बता दीजिए। अरे अरे रिया, ये क्या कर रही हो? ये भांग तुम क्यों खरीद रही हो? इतने सारे भांग के आइटम का तुम क्या करोगी? ये सब तो घर के जेंट्स खरीदते हैं ना। अरे जेठानी जी, आपको क्या पता कि मुझे भांग कितना पसंद है, इसीलिए तो ये तरह तरह के भांग मैंने खरीदे। ये देखो, ये भांग की गोलियां, भांग का पाउडर और ये भांग की सूखी पत्तियां। साल में एक बार तो मौका मिलता है भांग खाने का, और मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी होली का। अब जब होली आ गई है तो मैं जी भर के भांग पीऊंगी। अरे बाप रे, आपकी बातें सुनकर और आपके हाथ में इतने सारे भांगों को देखकर तो मुझे लगता है देवरानी जी, आप तो भांग की दीवानी हैं। हाँ, आप सही समझी जेठानी जी, आप ऐसा कह सकती हैं कि आपकी देवरानी भांग की दीवानी है। मैं तो होली का त्योहार मनाती ही इसलिए हूँ ताकि मुझे ढेर सारा भांग पीने को मिले, लेकिन ये बात आप किसी को बताइएगा नहीं। ओके ओके, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी भी शर्त है, भांग पीना तो ठीक है लेकिन लिमिट में। अगर जरूरत से ज्यादा पिया तो मैं घर में हर किसी को बता दूंगी कि तुम भांग की बहुत बड़ी दीवानी हो। अब दोनों देवरानी जेठानी होली के त्योहार की शॉपिंग करके अपने घर आती हैं। मम्मी मम्मी, मेरी बंदूक वाली पिचकारी दो ना, कहाँ है? हाँ हाँ, वो देखो मैंने टेबल पर रख दिया है, जाओ ले लो और मुझे परेशान मत करो, मुझे और भी बहुत काम करना है। ऐसे ही अगले दिन देर शाम गायत्री गुल्लू का हाथ पकड़ के, सुन लो तुम दोनों देवरानी जेठानी, आज होलिका दहन है, जाकर ढेर सारा कढ़ी बना लो और कुछ बड़ी तल के मुझे दे दो, ताकि मैं उन्हें होलिका दहन में जला सकूं, जिससे हमारे घर की सारी बलाएं उसमें जल जाएं। रुकिए माँ जी, मैं अभी 5 मिनट में आपके लिए 5 से 7 बड़ी लेकर आती हूँ। कोमल फटाफट रसोई में आकर बेसन घोलकर कढ़ाई में बड़ी बड़ी 5-7 बड़ियां तलकर लेकर आती है और उन्हें कटोरे में लेकर अपनी सास के हाथों में देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ जी, बेसन की बड़ियां, आप इन्हें होलिका दहन में डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं गुल्लू को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, जब तक तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर ढेर सारा कढ़ी और पकौड़े बना लो, क्योंकि होलिका दहन वाले दिन कढ़ी का पकवान ही बनता है। जी माँ जी, मैं और जेठानी जी मिलकर सब कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाइए। अब गुल्लू को लेकर गायत्री वहां से चली जाती है और कोमल रिया के साथ आकर रसोई में बहुत बड़ी कढ़ाई में कढ़ी बना रही होती है। वहीं दूसरी तरफ बेसन की पकौड़ियां भी तल रही होती है। अरे जेठानी जी, कितना फीका फीका होली का त्योहार जा रहा है। अभी तक मैं अपने मायके में होती ना तो ना जाने कितने भांग के पकौड़े खा चुकी होती, कितने भांग के गिलास पी चुकी होती। आप एक काम करिए ना, इन्हीं पकौड़ियों के साथ साथ 2-3 भांग की पकौड़ियां भी तल दीजिए ना। हरगिज नहीं, आपका दिमाग खराब हो गया क्या देवरानी जी? होली कल है और आप आज से ही भांग खाने की फिराक में हैं। इतना भी भांग का दीवाना होना ठीक नहीं है।
अब कोमल रिया के भांग के पकौड़ों को तलने से मना कर देती है, लेकिन जैसे ही कोमल इधर उधर होती है कि रिया चुपचाप से 2-3 भांग के पकौड़े तलकर फटाफट उन्हें खा लेती है और खाते ही भांग उसके शरीर पर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और रिया बिना बात के हंसना शुरू कर देती है, जिसे देखकर कोमल घबराती हुई कहती है, अरे देवरानी जी, अचानक से आपको क्या हो गया? आप इतना क्यों हंसी जा रही हैं? अभी तो मैंने कोई जोक भी नहीं मारा। पता नहीं जेठानी जी, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। तभी कोमल की नजर गैस पर जाती है जहां पर भांग के कुछ पत्ते गिरे हुए होते हैं, जिसे देख कोमल मन में कहती है, बाप रे, लगता है देवरानी जी ने अपने भांग के पत्तों की पकौड़ियां बनाकर खा ली हैं। अब मैं क्या करूं, इनका तो हंसना ही बंद नहीं हो रहा है। कुछ देर बाद गायत्री और गुल्लू भी घर लौटते हैं। घर का सारा सदस्य डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार कर रहा होता है। जहां कोमल सबके लिए खाना परोसती है, वहीं रिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर हंस रही होती है। अरे ये कैसी कढ़ाई बनाई है? ये जरूरत से ज्यादा पतली लग रही है। इतनी पतली कढ़ी, ऊपर से इतनी पीली। छी भाभी, ये क्या बोल रही हो? अरे कोमल बहू, रिया को क्या हो गया है? ये ऐसे पागलों की तरह क्यों हंसी जा रही है? महेश, इसको अपने कमरे में लेकर जा। अब महेश रिया को लेकर कमरे में आता है और अभी भी वो तेज तेज हंसे जा रही थी। हे भगवान, हे देवी, कृपया करके आप शांत हो जाइए और ऐसे राक्षस की तरह हंसना बंद करिए। कल सुबह होली और मुझे 36 काम करने हैं। अरे मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही है, लेकिन मेरी हंसी बंद ही नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में कोई गुदगुदी कर रहा है। मेरी हंसी रुक ही नहीं रही है। अब अगले दिन सुबह होली का त्योहार आता है, जहां कोमल कढ़ाई में गरम गरम गुजिया तल रही होती है। अरे जेठानी जी, कितने ड्राई फ्रूट्स वाली गुजिया तलेंगी? अब 1-2 मेरे लिए भांग भर के गुजिया बना दीजिए ना। देवरानी जी, तुम तो रहने दो, तुम तो भांग की दीवानी ही हो, और तुम्हारे चक्कर में अगर किसी और ने ये भांग की गुजिया खा ली ना, तो वो भी तुम्हारी तरह पागलों के जैसे हंसता फिरेगा। अब रिया मुंह लटका के हॉल में आती है, जहां उसकी नजर टेबल पर रखे ढेर सारे भांग के ग्लास पर जाती है। तभी रिया फटाक से एक भांग का ग्लास उठाती है। तभी वहां खड़े जेठ, देवर, ससुर औरों की नजर रिया पर जाती है। अरे रे रे रे, ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये बाहर से आए हुए लोगों के लिए है। दूर हटो, छोड़ो मुझे। अरे होली में भांग नहीं पिया तो क्या खाक होली मनाई? अब रिया महेश के हाथ से भांग का ग्लास छीनकर गटक जाती है, जिसके बाद रिया की हंसी रुक ही नहीं रही थी। अब रिया पूरी तरीके से अपने होश खो बैठी थी और फिर रिया हाथों में ढेर सारा गुलाल लेकर अपने ससुर के गालों पर रगड़ने लगती है। अरे अरे बहू, क्या कर रही है? ये तेरे ससुर है, तेरे पति नहीं, जो उनके गालों पर इतनी बेशर्मी से रंग लगाई जा रही है। रिया को किसी की बातों का कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब रिया नशे की हालत में मोहल्ले में आ जाती है। बहू, घर के अंदर चलो, तुम होश में नहीं हो। तभी सामने से एक लड़का अपने हाथों में सड़े हुए अंडे की ट्रे लेकर आ रहा होता है और रिया बिना कुछ सोचे समझे उसी अंडों को उठाकर अपनी सास के सर पर फोड़ देती है। तभी पड़ोस की बिमला कहती है, देख रही हो सरला, गायत्री की नई बहू नशे में होली खेल रही है। आजकल की बहू को तो शर्म लिहाज ही नहीं है। राम 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 राम, बहू ये क्या किया? ये सड़े हुए अंडे मेरे सर पर क्यों फोड़ दिया? तभी वहां पर महेश आता है। माँ, रिया ने जरूरत से ज्यादा भांग पी ली है। अभी कहाँ, अभी तो मुझे थोड़ी और भांग पीनी है। देवर जी, आप सही कह रहे हैं। रिया तो होली के एक दिन पहले से ही भांग पी रही है, लेकिन डर के मारे ये बात मैंने किसी को बताई नहीं। तभी गुल्लू अपने हाथ में भांग का ग्लास लेकर आ रहा होता है। ये देखो मेरे पास क्या है, भांग। तभी गुल्लू की बातें सुनकर रिया झट से उसके हाथ वाली भांग भी गटक जाती है। रिया, ओह शिट, अब ये ओवरडोज हो रहा है। भांग रिया के दिमाग पर भी असर कर सकता है। अब लास्ट भांग का ग्लास पीने के बाद रिया इतना हंसती है कि हंसते हंसते वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। सभी लोग रिया को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। भांग का जो नशा है उनके दिमाग पर चढ़ गया है। अगर आप थोड़ी और लेट करते तो इनकी मौत भी हो सकती थी। और देवरानी जी बहुत भांग की दीवानी बन रही थी ना, अब पता चला कि मैं आपको क्यों भांग पीने से मना कर रही थी। हाँ जेठानी जी, आप सही कह रही है। आज के बाद मैं कभी भांग नहीं पीऊंगी और नॉर्मल गुलाल और पकवान खाकर ही होली का त्योहार सेलिब्रेट करूंगी। भैया, आप दुबई जाकर हमें रोज कॉल करना और अपना ख्याल रखना। गौरव बेटा, समय पर खाना खाना और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। भगवान करे तुम्हें जिंदगी में बहुत सफलता मिले। चलो गौरव, अब हमें निकलना होगा, वरना दुबई जाने वाला प्लेन निकल जाएगा। ओ, मैंने सुना है कि तुम्हारा गौरव दुबई जा रहा है नौकरी के लिए। ये तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, फिर दुबई में इसकी नौकरी कैसे लग गई?
जरूर लेबर के काम के लिए ही जा रहा होगा। वैसे भी तुम गरीबों की तो यही हैसियत होती है। आप क्यों बार बार हमारा मजाक उड़ाने के लिए आ जाती हैं? अगर कुछ अच्छा नहीं कह सकती तो बुरा भी तो मत कहिए। तो कुछ गलत थोड़ी ना कहा है, जिसकी जितनी हैसियत होती है वो वही तो करता है। हाँ बाबा, आप लोगों की बात पर ध्यान मत दीजिएगा। मैं भले ही मजदूरी के काम के लिए दुबई जा रहा हूँ, लेकिन वहां जाकर मैं खूब मेहनत करूंगा और हर महीना आपको पैसे भी भिजवाऊंगा। गौरव का परिवार काफी बुरे दिनों से गुजर रहा था। गौरव का बड़ा भाई सुमित एक मामूली दिहाड़ी की नौकरी करता था। रोज के मिलने वाले 100-200 रुपए में पूरे घर का गुजारा चलाना काफी ज्यादा मुश्किल था। उसके चलते अब गौरव अलग अलग जगह पर नौकरी ढूंढता है। गौरव के एक दोस्त के चलते गौरव की दुबई में एक मजदूरी की नौकरी लग जाती है और अब गौरव दुबई में मजदूरी की नौकरी करके हर महीने पैसे अपने परिवार को भिजवाया करता था। अब तो गौरव भैया हर महीने पैसे भिजवा रहे हैं। अब तो मेरा क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन हो जाएगा ना? तेरा भाई जितने पैसे भिजवा रहा है उतने में बस हमारा गुजारा ही चल सकता है, तो फिर भी क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन लेने की बात कर रहा है। मोनू का तो अभी तक स्कूल में दाखिला नहीं हुआ है। जरा उस बेचारे के बारे में तो सोच। मुझे तो लगा था कि भैया दुबई में नौकरी करने जा रहे हैं तो काफी पैसे कमाएंगे और हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। वो दुबई में नौकरी करता है, लेकिन दुबई के खर्च भी कम नहीं होते हैं ना। न जाने कब हमारे हालात ठीक होंगे। समय गुजर जाता है। गौरव हर रोज की तरह कंस्ट्रक्शन साइट पर अपना काम कर रहा होता है कि तभी एक बड़ा सा पाइप एक नैना नाम की लड़की पर गिरने वाला होता है। दरअसल नैना दुबई में काफी रईस परिवारों में से थी। यहाँ तक गौरव जिस कंपनी के लिए काम करता था वो कंपनी भी नैना की ही थी। इससे पहले नैना के साथ कोई हादसा होता, गौरव उसे अपनी जान पर खेलकर बचा लेता है, जिसके चलते गौरव के हाथ पैर काफी घायल हो जाते हैं। मैडम जी, आप ठीक तो है ना? ओह गॉड, उनके हाथ से तो काफी ब्लड निकल रहा है। जल्दी से कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। नैना भी गौरव के साथ हॉस्पिटल जाती है। गौरव की बहादुरी देख गौरव से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। गौरव भले ही गरीब था, लेकिन वो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। उसके हैंडसम होने और बहादुरी को देख अब धीरे धीरे नैना गौरव को पसंद करने लगी थी और आज तो नैना अपनी कंपनी में काम करने वाले गरीब मजदूर गौरव को प्रपोज ही कर देती है। गौरव, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैडम जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप करोड़ों अरबों की कंपनी की मालकिन हैं और मैं एक मामूली सा लेबर। आप एक गरीब के साथ ऐसा कैसे मजाक कर सकती हैं? गौरव, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ और प्यार में क्या अमीर क्या गरीब, आई नो तुम भी मुझे पसंद करते हो। गौरव भी नैना को मन ही मन पसंद करता था। नैना के प्रपोज के करने के बाद अब गौरव नैना को मना नहीं कर पाता और अब दोनों दुबई के कोर्ट में सिंपल तरीके से शादी कर लेते हैं और अब नैना गौरव के साथ अपने इंडिया वाले ससुराल जाने को कहती है। लेकिन मैडम जी, आप यहाँ इतने ऐशो आराम में रह रही हैं, अगर आप मेरे साथ इंडिया जाएंगी तो ये सब कौन देखेगा? और आपके बिजनेस को भी तो आपको ही खुद संभालना है। मेरा भाई काफी समय से बिजनेस स्टडीज कर रहा था, जिसके चलते बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, लेकिन अब वो इस काबिल हो चुका है कि वो सारे बिजनेस हैंडल कर सकता है और मैं इंडिया में भी ऑनलाइन तरीके से अपना बिजनेस संभाल सकती हूँ। मुझे तो बस अब तुम्हारे साथ इंडिया जाना है और अपने ससुराल वालों से मिलना है। गौरव नैना को मना नहीं कर पाता और अब नैना अपने प्राइवेट जेट में बैठकर गौरव के साथ कुछ घंटे में इंडिया पहुंच जाती है। नैना का प्राइवेट जेट गौरव के घर के पास बने एक बड़े से पार्क में उतरता है, जिसे देख मोहल्ले के सभी लोग वहां भीड़ जमाकर खड़े हो जाते हैं। गौरव नैना के साथ जैसे ही प्राइवेट जेट से निकलता है तो सबकी नजर नैना पर से हटती नहीं है। नैना ने जो कपड़े पहने थे वो ऊपर से नीचे तक पूरे सोने के बने हुए थे। ये कौन है? ऊपर से नीचे तक पूरी सोने से लदी पड़ी। कहीं ये गौरव दुबई से किसी शेख की बेटी को अगवा करके तो नहीं ले आया? अरे जरा इसका प्लान तो देखो कितना बड़ा है और इस पर भी कितने सारे हीरे लगे हैं। सभी लोगों का नैना को देखकर मुंह आंख खुला का खुला रह जाता है। गौरव आवाज लगाकर अपने परिवार वालों को बाहर बुलाता है। गौरव को देखकर उसके परिवार वाले काफी खुश थे कि तभी नैना पर जैसे ही उनकी नजर जाती है तो वो सब भी काफी हैरान होते हैं और अब गौरव उन सभी को नैना के बारे में सारी बात बताता है। मम्मी जी, पापा जी नमस्ते। भैया भाभी कैसे हैं आप? और पवन, भावना, कैसी चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई? दुबई वाली चाची को तो हिंदी भी बोलनी आती है। हाँ मोनू बेटा, मुझे हिंदी बोलनी आती है और पता है मैं आपके लिए दुबई की फेमस कुनाफा चॉकलेट लेकर आई हूँ। अब तुम सब देखते रहोगे या बहू का स्वागत भी करोगे? जा सपना, जल्दी से जाकर आरती की थाली लेकर आ। पूरा परिवार मिलकर नैना का हिंदुस्तानी तरीके से गृह प्रवेश करता है। अपने छोटे से गरीब ससुराल में आकर नैना काफी ज्यादा खुश थी।
सभी लोग जल्दी से चटाई और उसके ऊपर चादर बिछाते हैं, जहां नैना बैठकर आराम करती है। मैं आपके लिए मस्त अदरक वाली गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। मैं आपके लिए गर्मा गर्म समोसा कचौरी लेकर आता हूँ। हमारे यहाँ का नत्थू हलवाई काफी बढ़िया समोसे और कचौरी बनाते हैं। अपने ससुराल वालों का इतना प्यार देखकर वो बहुत खुश होती है। और अब ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। आसपास के पड़ोस के सभी बच्चे रोज रोज स्कूल जाते हैं, लेकिन नैना की जिठानी का बेटा मोनू पूरा दिन घर पर रहता है, जिसे देख अरे मोनू, गली मोहल्ले के तुम्हारे सारे दोस्त रोज स्कूल जाते हैं, लेकिन जब से मैं आई हूँ तुम स्कूल ही नहीं जाते। क्या तुम्हें स्कूल जाना पसंद नहीं? मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है, लेकिन मेरा अभी तक स्कूल में एडमिशन ही नहीं हुआ। मोनू की बात सुनकर नैना समझ जाती है कि पैसों की कमी के चलते मोनू का एडमिशन नहीं हुआ है, और अब नैना खुद शहर के सबसे बड़े स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाती है, जिससे ये बात घर में सभी को पता चलती है। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? रोज अपने बच्चों को स्कूल ना जाता देख दिल दुखता था। कभी सोचा तक नहीं था कि इसका शहर के सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन होगा। अरे भाभी, आप कैसी बातें करिए? मोनू तो मेरे बच्चे जैसा है। और अब मोनू, तुम्हें खूब मन लगाकर पढ़ाई करनी है। चाची जी, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, बड़ा होकर पायलट बनूंगा। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। नैना को भावना के जरिए पवन का क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने का सपना पता चलता है, और अब खुद नैना एकेडमी जाकर फीस भरकर पवन के लिए क्रिकेट एकेडमी का फॉर्म लेकर आती है, जिसे देख मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे हाथों में मेरे बचपन का सपना है। जिंदगी एक बार मिलती है, इसलिए अपने हर सपने को पूरा करना जरूरी है। और अब कल से तुम्हारी ट्रेनिंग भी स्टार्ट है। तुम्हें भी विराट कोहली की तरह एक फेमस क्रिकेटर बनना है। नैना के ससुराल की हालत काफी ज्यादा खराब थी। जब देखो घर की दीवारों से मिट्टी झड़ती, साथ ही साथ घर में किसी के पास एक पक्का रोजगार भी नहीं था। इसलिए अब नैना उसी मोहल्ले में एक जमीन खरीदकर बड़ा सा घर बनवाती है, और अपने जेठ को एक बहुत अच्छा रोजगार भी खोल कर देती है, जिसे देख हमें तो लगा था कि हमारी बहू दुबई से आई है तो पैसों के चलते बहुत घमंडी होगी, हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी, लेकिन बहू तुमने तो हमारी सारी गलतफहमी दूर कर दी। ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम इस घर की बहू हो। मुझे तो लगता है भावना की तरह तुम भी मेरी बेटी हो। आप लोग मुझे अपनी बेटी ही मानिए। और पता है, नए घर की खुशी में मैंने एक बहुत बड़ी दावत भी रखी है और सभी मोहल्ले वालों को भी बुलाया है। अब आप लोग जल्दी से जाइए, तैयार हो जाइए। नैना अपने ससुराल वालों के लिए फिर सोने से जुड़े हुए कपड़े दुबई से मंगवाती है, जिसे पहनकर सभी काफी खुश थे। और मोहल्ले के सभी लोग नैना के बुलाए हुए दावत में आते हैं, जिसमें नैना ने दुबई के फेमस शेफ को बुलवाकर दुबई के लजीज पकवान बनाए थे। जिसे परिवार के पास रहने को पक्का घर नहीं था, जो हमेशा साल भर फटे पुराने कपड़े पहनते थे, जिनके घर में मुश्किल से साल में कोई अच्छी सब्जी बनती थी, आज उसी परिवार के ऐसे हालत देखकर सभी अमीर घमंडी पड़ोसियों का मुंह बना हुआ था। किस्मत हो तो इसकी जैसी हो। कहाँ कुछ दिनों पहले तक तो कोई इनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, और अब मोहल्ले के अमीर सभी लोग इनकी दावत में आए। इनकी दुबई वाली बहू ने तो कमाल करके रख दिया। और नहीं तो क्या। और तुमने सुनीता और उसकी बहू बेटियों को देखा? सोने के जड़े हुए कपड़े, हाथों में इतने मोटे मोटे सोने के कंगन और हार पहने। मुझे तो इनसे बहुत जलन हो रही है। काश हमारा भी कुछ दुबई में रहता और हमारे लिए भी ये सब करता। अब ये सब छोड़ो, मैंने सुना है काउंटर पर दुबई की गोल्ड वाली आइसक्रीम भी है। चलो चलकर उसे खाते हैं। अपनी जलने वाली पड़ोसियों की बात सुनकर नैना काफी ज्यादा हंसती है, और अब अपने पूरे परिवार के साथ उस दावत को एंजॉय करती है।